हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का लगभग रिसर्च पूरा हो गया है। सारा जो शोध का कार्य और अनुसंधान का कार्य है वो हो गया है। और वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का उपयोग किस में होगा? मोटर गाड़ी में होगा। और मोटर गाड़ी में होगा तो पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। और पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी तो फिर ये अरब का जो संपत्ति है वो ख़त्म हो जाएगी और उन सारे अरब देश दोबारा तंबू और ऊंट के पास वापस जाना पड़ेगा। आज अभी तो हमें नचा रहे हैं, जब भी जाए दाम बढ़ा देते हैं। मोरक्को से इंडोनेशिया तक जो भी पेट्रोल के आधारित देश हैं उनमें कोई इंडस्ट्री है नहीं, सब फाइनेंशियल सर्विसेज में ही चल रहा है। जो ज़मीन में एक छेद करेंगे, उसमें से तेल आएगा, उसको बेचेंगे, उसमें से पैसा मिलेगा, उस पैसे को लेकर वो बैंक बनाएंगे, फिर कर्जा देंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे। यही हो रहा है अरब देशों में। तो ये पेट्रोल के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते, यानी वो एक आधुनिक देश बन नहीं सकते हैं। लेकिन अमेरिका जिसने पूरा शोध कर लिया है, उनके जो ऑयल कंपनीज हैं वो ऑयल कंपनीज ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ना आए इसके लिए पूरी ताकत लगा रही है। क्यों? क्योंकि उनका सारा इन्वेस्टमेंट बिगड़ जाएगा, वो रिफाइनरी सब बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कर सकते हैं। हमने लगभग 70-80% रिसर्च हमारे देश में भी हो गया है, और बाकी 30% हो जाए। और सोडियम का तीसरी साइकिल जिसको हम ना कर पाए, इसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देश बड़े ताकत लगा रही है। और इसीलिए इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी साइन हुआ कि ताकि हम ये यूरेनियम के अभाव के लिए हम कहीं थोरियम का थर्ड साइकिल भी, 2 साइकिल तो हमने पूरा कर दिया। होमी भाभा ने 3 साइकिल की आवश्यकता सोची। और ये थोरियम जो है ये हमारे जो समुद्र के किनारे जो मिट्टी है, उसको रेत कहते हैं, उस रेत में आपको मिलता है। आप तो निकाल के कर सकते हैं। आज तो बड़ी स्मगलिंग होती है उसकी, बड़ी ज़ोरदार। पर दुनिया के 60% थोरियम हमारे देश में है। और यूरेनियम 2050 के बाद 0 होगा, कोई मिलेगा ही नहीं यूरेनियम, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो उसको पोस्टपोन करने के लिए अमेरिका ने ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील आपको दिया है कि हम आपको सप्लाई करेंगे यूरेनियम, आप दूसरा खोज मत करिए। और मनमोहन सिंह की सरकार ने जो रिसर्च के लिए थोरियम के लिए पैसा रखते थे पहले बजट में, उसको इस बार लगभग 0 कर दिया। The most advanced sector of computers today is artificial intelligence. Artificial intelligence is what? हम लोग पैदा होते हैं, फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, कई अनुभव प्राप्त करते हैं। ये सारा जो ज्ञान का भंडार है, ये जब हम मरते हैं तो ख़त्म हो जाती है हमारे साथ। तो ये एक प्रोजेक्ट बनी कि रिटायर होने के बाद कंप्यूटर के सामने बैठ करके आपने क्या जीवन में सीखा और क्या अनुभव से सीखा, ये कंप्यूटर को डिक्टेट करेंगे। और कंप्यूटर उसको वॉइस रिकग्निशन के आधार पर वो उसको जमा करेगी, स्टोर करेगी, और तरह तरह के लोग बोलेंगे और तरह तरह की बातों को एक भंडार में वो इकट्ठा करेंगे। तो 18 साल के लिए नासा ने रिसर्च किया। जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नासा का रिक ब्रिग्स के नाम पर एक आर्टिकल लिखी गई। और उन्होंने कहा है कि हमने ये 18 साल की रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि नया भाषा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक भाषा है जिसकी लिपि के में से जो ध्वनि वाणी निकलती है वो परफेक्ट है, और उसके एक एक शब्दों की जो प्रिसाइज मीनिंग्स हैं वो है संस्कृत, और इसीलिए सबको संस्कृत सीखना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंपलसरी कर दिया उन्होंने संस्कृत के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नासा में पढ़ना है तो आपको संस्कृत भी पढ़ना है। और बुश ने भी एक अध्यादेश जारी की
कि जो भी कॉलेज अमेरिका में संस्कृत पढ़ाएगी उसके लिए स्पेशल फेडरल ग्रांट्स मिलेगी। अब हमारे देश में वो कहेंगे संस्कृत पढ़ोगे, कहते हैं ये कम्युनल आदमी है, कहाँ से इसका। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त की इसके बारे हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि 200 साल में अंग्रेज़ों ने ऐसे सिलेबस बदल दी कि हम लोगों को अपना असलियत क्या है अभी पता नहीं है। तो मैं भविष्य के लिए कहता हूँ कि एक नया हिंदुस्तानी तैयार करनी है, और उसके लिए हमारे जो पूर्वजों ने जो ज्ञान प्राप्त की और ज्ञान के को भंडार तैयार की, उसको हमें सीखना चाहिए। कभी टाइम निकाल करके आपको संस्कृत सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस संस्कृत में बोलने से वो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं जिससे आप में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ऋषियों ने कहा था, अब अमेरिका में सिखा रहे हैं, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है? अब हमारी ऋषियों ने कहा कि ये जो कॉस्मोस है उसमें सब कुछ है, ज्ञान, सारे ज्ञान जो भी अतीत और भविष्य सब ज्ञान उसमें है, और आपको अपने ध्यान योगा या मेडिटेशन या कंसंट्रेशन या जो भी है उससे आपका माइंड उससे कनेक्ट होना चाहिए, तब आप जीनियस हो जाएंगे। ये बहुत मुश्किल का काम है, इसके लिए बड़ी साधना, इसलिए तपस्या बहुत होते हैं, और ऋषि मुनियों ने करके दिखाया है। और कई लोग होते हैं जो भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, उनको कैसा पता है जो हम नहीं कर सकते? वो इसीलिए क्योंकि उनका, इसको कहते हैं न्यूरल वाईफाई। हिंदुस्तानी कहें, हिंदुस्तानी माने हिंदू या अन्य धर्म के लोग जो ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हमारा पूर्वज हिंदू है। और ऐसे ही है, आई मीन डीएनए स्टडीज अब तो यही कहता है, ये देखिए हम अलग हैं, सब बकवास है, ये आर्यन द्रविडियन थियरी सब नॉनसेंस है। मैंने रिसर्च भी किया था और पता किया कि ये जो राज ठाकरे है उसका डीएनए और यूपी टैक्सी वाला का डीएनए एक ही है। तो डीएनए एक ही है सब भी। अब तो रिसर्च छपी है इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, which shows DNA is the same. कई कहते हैं कि स्किन कलर में फर्क है। स्किन कलर has got nothing to do with race. That is got to do with pigmentation. जितना आप धूप में घूमेंगे उतना आपका स्किन कलर बदलेगा, और जितना आप ठंडे मौसम में रहोगे उतना स्किन कलर सफ़ेद बनेगा। और ज़माने में पर्शिया हिंदुस्तान का हिस्सा था, कई पर्शिया से थी, आपको पता है। हाँ, और जब राम को वनवास जाने की बात आई थी तो उसका अभिषेक नहीं हो सकता, राम के सामने नहीं हो सका, क्योंकि भरत उस समय गवर्नर था पर्शिया का और उसको वहाँ से बुलाना था। और ये यहूदी लोग कितने बुद्धिमान हैं और कितने पिटके आए। एक ही देश में पिटाई नहीं हुई, वो हमारे देश। और जब इजराइल बनी तो पहला प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हुआ, धन्य हो ये भारतीय, एक देश दुनिया में जहां हमारी शोषण नहीं हुई वो है हिंदुस्तान। संस्कृत धीरे धीरे अपनी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, और वो हिंदी का संस्कृत निष्ठ करते करते, उसके शब्दों का संस्कृत करते करते वो संस्कृत बन जाएगा। जब शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को हराया बातचीत से, शास्त्रार्थ उसको कहते हैं, तब शिष्यों ने पूछा कि ये पाली को हम बहिष्कार करें, तो कहा नहीं, पाली को संस्कृत शब्द जोड़ते जाओ, एक दिन पाली संस्कृत बन जाएगा। और वैसे ही हुआ, पाली चले गई और संस्कृत वापस आ गई।
तो संस्कृत हिंदी के ज़रिए हम इसको धीरे 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 संस्कृत बना सकते हैं। और हमारे हर भाषा में संस्कृत के शब्द हैं। तमिल में भी 40% शब्द संस्कृत के हैं। मैंने करुणानिधि को एक बार समझाया था ये, मैंने कहा आपका नाम ही संस्कृत है, करुणा और निधि। मलयालम में तो 80-90% संस्कृत शब्द हैं, बंगाली में भी ऐसे ही है। सो हर भाषा में संस्कृत शब्द कॉमन होने के कारण हम संस्कृत को धीरे धीरे ऑल इंडिया लैंग्वेज बना सकते हैं और उसको साइंस में भी पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अंग्रेजी तो सीखना है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही। 25 साल पहले एक नरसिंहार हुआ था मेरठ में, हशीमपुरा, उसमें इसी ने ऑर्डर दिया था। उसके बाद मेरे पास प्रूफ है। उस समय भी मैंने पार्लियामेंट में इस आवाज़ उठाया था। तो अब क्योंकि ये हिंदू टेरर की बात कर रहा है तो बताएंगे कौन है असली हिंदू टेरर। तो मैं तो आपसे ये आखिर में ये कहना चाहता हूं, आज के सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही आप भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस पैदा करिए। ये अन्ना हजारे आदमी, अन्ना हजारे बहुत बढ़िया है, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। अब ये टीम अन्ना से जुड़ गए और कहते हैं जन लोकपाल बिल आएगी तब ही भ्रष्टाचार मिटेगी। नहीं, हाँ आ जाएगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें कई बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे नोबेल प्राइज विनर्स और मैग्सेसे अवार्ड वाले वही लायक लोग हैं, बाकी सब नालायक हैं, ये तो हम कैसे मान सकते हैं। तो इंडिया का आज की विधि व्यवस्था में हम लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा सकते हैं, एक एक व्यक्ति कर सकता है। मुझे ट्रायल कोर्ट ने डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया, मेरे पास लॉ डिग्री नहीं है। और जब मैंने जज को कहा, वो हंसा, कहा कि तुम्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तुम्हारी लॉ डिग्री नहीं है, तुम लिस्ट वो CRPC में देखो कि लिस्ट में कौन कौन बन सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप उसमें नहीं हैं। तो मैंने कहा कि हाँ वो तो CRPC है, परंतु प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के सेक्शन 5 में लिखा है कि जो पिटिशन देता है वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। तो जज ने कहा पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया, तो कहा अभी तक किसी ने नहीं बताया मुझे ये। क्योंकि हमारे कानून में ऐसे बहुत कुछ है जिसका अध्ययन करने से होगा। मैं तो कहता हूं कि अध्ययन करने की ये जो एक नया आया ना हमारे समाज में कि लड़की की छेड़छाड़ और शराबी होना, ये सारे हमारे समाज को बर्बाद करने की एक साजिश है। भले आपको लगता नहीं है, परंतु मैं बता रहा हूँ कि इनका इंटरनेशनल गेम है ये, कि हमें गिराने के लिए कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये है कि हमारी जो आदतें हैं उसको ख़राब करें। मैं निश्चित कह रहा हूँ, मेरे अध्ययन के अनुसार इस आने वाले 3 साल के अंदर, मैं पहले भी कहता था ट्वीट में, चाइना गिर जाएगी और उठने में बहुत टाइम लगेगी। जैसे जापान गिर गई थी 1997 में और अभी तक नहीं उठी, परंतु हम लोग गिरेंगे तो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारे लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब क्राइसिस होता है तो क्राइसिस आए तो अच्छा है हमारे देश के लिए। तो हमने फूड क्राइसिस हुई तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गई। तो कोई भी क्राइसिस, 1962 के चाइना का युद्ध के बाद हमारे डिफेंस दुनिया के नंबर 2, 3, 4 में हो गए। तो हम तो क्राइसिस से डरना नहीं चाहिए। इंडिया 2020 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी और वो आप 2-3 साल में देखने लगेंगे। ये सारा जो क्राइसिस है, लेकिन उसके लिए ना बकरी रहना चाहिए, ना सर्कस का लायन लेना चाहिए। एक विराट हिंदू बनने के लिए हम लोगों को संकल्प करना चाहिए। यही है आपका भविष्य, और ट्वीट के ज़रिए यही इसी की प्रचार करनी चाहिए। धन्यवाद।